व्यूवर्स, जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि जो है ईटा की तरफ से मुख्तलिफ जॉब एडवर्टाइजमेंट आने वाली हैं, तो उसकी पेश नज़र आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं आज के लिए आप लाया हूँ ईटा पीएसटी प्राइमरी स्कूल टीचर का पास्ट पेपर, जो कि लिया गया था पेशावर डिवीज़न में 15/5/2022। ठीक है, इसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप ईटा अकाउंट बनाना चाहते हैं घर बैठे, या किसी भी जॉब की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या अप्लाई का तरीक़ाकार देखना चाहते हैं, तो नीचे आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आपको हर किस्म की जॉब की इन्फो, उस पर अप्लाई का तरीक़ाकार और मज़ीद जो भी मालूमात होंगी मैसर होंगी। तो चले अब मैं चलते हैं अपने ईटा की तरफ, पेपर की तरफ। पेपर को डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं एंड देन इसको सेट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर। जाहिर सी बात है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर 4πr² होता है, π/r एंड 4/3 × πr²। तो सरफेस ऑफ स्फेयर जो है वो 4πr² होता है। मज़ीद क्वेश्चन नंबर 2 को देखा जाए तो डैश एडवोकेट दैट अ स्टूडेंट्स बी फ्री जेके टू चूज़ हाउ एंड व्हाट दे स्टडी। ठीक है, वो कहता है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो स्टूडेंट्स को इस बात की आज़ादी देती है कि वो कैसे स्टडी करेंगे, कैसे अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे और क्या पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कब, कैसे और क्या पढ़ सकते हैं। आप लोगों को हर चीज़ की इजाज़त होती है, आज़ादी होती है स्टूडेंट्स को। तो इसके लिए लफ्ज़ था एग्जिस्टेंशलिज्म। थोड़ी प्रोनाउंसिएशन गलत है, चलें। बहरहाल पैरामैग्नेटिज्म, रियलिज्म एंड आइडियलिज्म, तो इसके लिए ऑप्शन ए ठीक था। जो ऑप्शन ए आपको नज़र आ रहा है वो सही था। थर्ड नंबर पे देखते हैं कि जॉन डेवे सेड दैट एजुकेशन इज़ प्योरली डैश प्रोसेस। जॉन डेवे कहते हैं, बहुत बड़ा फिलासफर है, कहते हैं जॉन डेवे सेड दैट एजुकेशन इज़ प्योरली डैश प्रोसेस। उसने कहा है कि एजुकेशन जो है, तालीम जो है, एक खालिस कौन सा प्रोसेस है, कौन सा अमल, एक खालिस अमल है, कौन सा फ्रेंडली, दोस्ताना, कामन, एक आम अमल है, मेंटल, ज़हनी जिससे रिलेटेड, या सोशल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था सोशल। John Dewey said that education is a purely social process. कवायद की रूह से महाराजा कौन सा इसम है। ठीक है, कवायद की रूह से महाराजा, राजा महाराजा जो होते हैं पिछले दौर में होते थे, इसमें ज़ात, इसमें सिफत, इसमें मुकब्बर या इसमें मज़दर। तो हमारे पास इसमें मुकब्बर है। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें मुकब्बर कहता है कि रंग ख्याल को तजवीज़ इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता कि मुसन्निफ़ हैं। ठीक है, यानी रंग ख्याल है ये कि इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं ताकि हमें सही से नज़र आ रहा है। जिसको दोबारा सेट कर देता हूँ। हाँ, निरंगे ख्याल, जी बिल्कुल आप सेट है। निरंगे ख्याल माखूज़ तहरीर, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता कि मुसन्निफ़ कौन है। तो उसके मुसन्निफ़ हैं सर सैयद अहमद ख़ान, अल्लामा इकबाल, मोहम्मद हुसैन आज़ाद या अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो उसके मुसन्निफ़ हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद। इसका मतलब है आप लोगों को 9th और 10th के जो जितने भी उर्दू बुक के चैप्टर हैं, उन लोगों के मुसन्निफ़ के नाम याद कर लेने चाहिए, इस बार भी आ सकता है। देखिए, रिलेटेड टॉपिक है ना। उमेर ज़हीन लड़का है, मुरक्कब की कौन सी किस्म है। ठीक है, उमेर ज़हीन लड़का है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि कौन सी मुरक्कब नाकिस, मुरक्कब अतफ़ी या मुरक्कब ताम या मुरक्कब जारी। अब मुरक्कब नाकिस है ही हूँ होते हैं, अतफ़ी जो है वो दूसरा है, मुरक्कब जारी जो स्टार्ट हो, तो ये जो करेक्ट ऑप्शन था मुरक्कब ताम है। अ टेक्निक इन विच अ वोलेटाइल सब्सटेंस, यानी वो तरीका जिसमें वोलेटाइल सब्सटेंस कौन सा होता है, विच एवोपरेट्स इजीली इज सेपरेटेड फ्रॉम नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस इज कॉल्ड। वो तरीका, वो अमल जिसमें वोलेटाइल सब्सटेंस को नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस से अलग किया जाता है। वोलेटाइल सब्सटेंस कौन से होते हैं, वो जो एवोपरेट कर जाते हैं, स्टीम बन जाते हैं, भाप बन जाते हैं। जैसे पानी ठहरा होता है, एक दिन में दूसरे दिन आप देखें तो वो गायब होता है। क्या होता है, वो स्टीम बन के, भाप बन के एवोपरेट हो गए, ऊपर चला जाता है आसमानों में। तो उनको हम कैसे अलग करते हैं, फिल्ट्रेशन के लिए, सेडिमेंटेशन के ज़रिए, डिस्टिलेशन के ज़रिए या कोगुलेशन के ज़रिए। तो इसका जो प्रोसेस है वो डिस्टिलेशन के लिए, एक नॉन वोलेटाइल को वोलेटाइल से अलग करने का जो प्रोसेस है उसको डिस्टिलेशन कहते हैं। मैरिज इज़ द सीन इन अ डेजर्ट ड्यू टू विच द फेनोमेना। मैरिज जो है
देखा जाता है, ठीक है। ये सरा वगैरह में मैरिज देखा जाता है, किस की वजह से, कौन से इरादे अमल की वजह से? रिफ्लेक्शन की वजह से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या डाइफ्रैक्शन। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ की वजह से जो है मैरिज जो नज़र आता है डेजर्ट में, इसका अमल नज़र आता है। चलें नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मज़ीद भी ऐसे मैं इसके बाद एक और पेपर अपलोड करूँगा, वो भी 22 का है। द पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं द पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स वेयर द पार्टिकल ऑफ मीडियम आर बिलो अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन इज कॉल्ड। वो ट्रांसवर्स, अच्छा ट्रांसवर्स वेव वो होती है विच ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। वो वेव की वो किस्म जो क्रस्ट और ट्रफ में ट्रैवल करती है उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। अब वो कहता है कि जो अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन कहते हैं, मीन पोजीशन से जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको कहते हैं क्रस्ट, नीचे वाले को कहते हैं ट्रफ। वेवलेंथ जो होती है इसको कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्टिव क्रस्ट एंड ट्रफ। एम्पलीट्यूड जो होता है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन होता है। तो जो ए ऑप्शन था क्रस्ट वाला वो बिल्कुल ठीक था। ही लॉस्ट द मैच इज डैश रिवाल, वो मैच हार गए टू हिज रिवल। करेक्ट प्रीपोजिशन जो आता है वो फॉर, टू, अंडर या अक्रॉस। तो करेक्ट जो था वो टू था कि ही लॉस्ट द मैच, वो मैच हार गया टू हिज रिवल, टू हिज से पहले टू आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शी इज एज थिन एज, वो ऐसे पतली है जैसे कि, इसमें क्या आता है? एडियोमेटिक कंपैरिजन्स है, तो फायर जैसे कि आग नहीं जी। ग्लव जो हमारे पास दस्ताने वगैरह होते हैं, ग्लव्स होते हैं, उस तरह रैक या बालून, तो हम इसको रैक कहेंगे। जैसे हम हैंगर कहते हैं, हैंगर उर्दू में हैंगर कहा जाता है। हैंगर रैक की तरह, वो कहते हैं बिल्कुल पतली है, वो ऐसे पतली है जैसे कि हैंगर। क्वेश्चन नंबर 12 है वी मिस्ड आवर ट्रेन बिकॉज वी वर लेट। हम लोगों ने अपनी ट्रेन मिस कर दी, हमसे ट्रेन छूट गई क्योंकि हम लेट थे। विच टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज़, ये कौन सा सेंटेंस है? हमसे ट्रेन छूट गई क्योंकि हम लेट थे, ये जो सेंटेंस है ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसका एक क्वेश्चन जो ए कम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड कम्प्लेक्स। इसका मतलब है आपने इससे रिलेटेड चारों के चारों देख लेने। कम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा होता है, कंपाउंड कौन सा होता है, सिंपल कौन सा होता है, और डी वाला कंपाउंड कम्प्लेक्स कौन सा होता है। मैं चारों नहीं बता सकता, वीडियो थोड़ी बढ़ जाएगी, तो आपने इस टॉपिक को मजीद देख लेना है। ये चारों की चारों काइंड देख लेनी है, कोई और काइंड में से भी आ सकता है। आदाब मजलिस की तालीम किस सूरत में दी गई है? सूरतुल बकरा, सूरतुल माइदा, सूरतुल हूद या सूरतुल मजादला? सूरत अल मजादला, ठीक है। तो आदाब मजलिस की जो तालीम है वह सूरत अल मजादला में दी गई है, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं कि व्हेन सी वेव्स एरोड द बेस ऑफ क्लिफ, ठीक है, व्हेन द सी वेव्स एरोड द बेस ऑफ क्लिफ्स डीप डिप्रेशंस आर फॉर्म्ड इन द क्लिफ, सच डिप्रेशंस आर कॉल्ड, उन डिप्रेशंस को हम कहते हैं सी कैव। सी क्लिफ तो पहाड़ियाँ कहते हैं, केव्स कहते हैं गौरें, सी कैव्स भी कहते हैं, चूँकि सी वेव्स की वजह से आ रही हैं इसलिए हम इनको सी कैव्स कहते हैं। दरारें वगैरह जो होती हैं पड़ जाती हैं, इस तरह सी कैव कह सकते हैं इनको। नेक्स्ट पे कहता है क्वेश्चन नंबर 15 अगर देखा जाए, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, सी केव। नेक्स्ट पे थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। अ डैश इज अ वर्टिकल बार ग्राफ विद नो स्पेस बिटवीन द बार्स। कौन सा ऐसा ग्राफ वर्टिकल ग्राफ है जिसके दरमियान बार नहीं होते, ठीक है, यानी वो एक ऐसा ग्राफ जिसमें बार नहीं हो, स्पेस के दरमियान बार ना हो, तो वो हिस्टोग्राम है। और गिव पाई ग्राफ, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या फिर हिस्टोग्राम, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हिस्टोग्राम है, ठीक है। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 16 को अगर देखा जाए, द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड ए बी सी इज, ए थर्ड प्रोपोर्शन जो है ए बी सी की वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर या बी सी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो था वो था सी स्क्वायर। थर्ड प्रोपोर्शन मतलब आपने थर्ड प्रोपोर्शन से रिलेटेड ये क्लास 7th की जर्नल मैथमेटिक्स बुक आपने देख लेनी है।
उससे आपको ये टॉपिक रिलेटेड मिल जाएगा। एंगल फॉर्म्ड बाय हॉरिजेंटल लाइन, वो एंगल जो हॉरिजेंटल लाइन, अब एक होता है हॉरिजेंटल और एक होता है वर्टिकल, ठीक है, एक होता है हॉरिजेंटल और दूसरा होता है वर्टिकल। हॉरिजेंटल प्ले ग्राउंड होते हैं, प्लेन की तरह होते हैं, वर्टिकल ऊपर से नीचे अप एंड डाउन होता है। तो कहता है हॉरिजेंटल लाइन से जो फॉर्म होगा एंड द लाइन ऑफ साइट टू एन ऑब्जेक्ट दैट इज बिलो द हॉरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड, ठीक है, द एंगल फॉर्म बाय हॉरिजेंटल लाइन, वो एंगल जो हॉरिजेंटल लाइन से बनेगा, एंड द लाइन ऑफ साइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज बिलो द हॉरिजेंटल लाइन। और लेट्स सपोज कि आपने हॉरिजेंटल लाइन पे एक एंगल बनाया है, उस एंगल की हॉरिजेंटल लाइन की नीचे वाली जो लाइन है, नीचे वाली जो साइट है, वो क्या कहलाती है? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, को टर्मिनल एंगल या अल्टरनेट एंगल। तो ये जो है ऑप्शन बी ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, बी पार्ट ठीक है इसका, एंगल ऑफ डिप्रेशन। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वाड्रिलेटरल इन विच, अच्छा क्वाड्रिलेटरल इन विच टू साइड्स आर पैरेलल एंड टू आर नॉट पैरेलल इज कॉल्ड, वो क्वाड्रिलेटरल शक्ल जिसमें दो साइडें आपस में पैरेलल हों लेकिन दो साइडें पैरेलल ना हो। देखें, दो साइडें पैरेलल का मतलब यह है कि दो ऐसी साइडें जो कभी भी अगर उनको हम मजीद बढ़ा दें तो एक दूसरे को कट ना करें, लेकिन दो साइडें जो हैं वो कट कर जाएंगी तो ये ट्रिपीजियम कहलाती है। रोम्बस में सारी पैरेलल नहीं होती, काइड में भी सारी एक दूसरे को कट कर रही होती हैं, पैरेललोग्राम में चारों की चारों एक दूसरे के मतलब अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, इसका आंसर है ट्रिपीजियम। अल मारूफ के क्या मायने हैं? अल मारूफ हम आम तौर पर लेते हैं मशहूर को, अल मारूफ मशहूर, लेकिन यहाँ पे जो मतलब था इसका मतलब है नेकी। जाहिर सी बात है ईटा है तो आपको कंफ्यूज करेगा, तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। अल मारूफ अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो जिसका मतलब है नेकी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बात को ज़्यादा मुअस्सर बनाते तो अपने खुतबों का आगाज़ करते थे। देखिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी बात को असरअंदाज बनाना चाहते तो किस बात से वो कहते हैं कि सवाल करते थे, पिछली उम्मतों के किस्सों से शुरू करते थे, सवाल की सूरत में शुरू करते थे, दावत जिहाद से शुरू करते थे, और थर्ड नंबर है कि हकमाना अंदाज़ गुफ्तगू से शुरू करते थे। इसका करेक्ट ऑप्शन ये है कि सवाल की सूरत में, जैसे एक उस्ताद एंटर होता है, जैसे हमारे पास क्लासों में एंटर होते हैं तो जिसने वो टॉपिक पढ़ाना होता है तो जाहिर सी बात है स्लो में आपको बताया जाता है कि उस टॉपिक के बारे में जाके पहले सवाल किए जाएं। तो ये एक सुन्नत तरीका भी है कि अगर किसी टॉपिक को आपने मुहस्सर बनाना है तो पहले उसी टॉपिक के मुताबिक सवाल करें। नेक्स्ट पे आपसे कह रहा है 21 है कि ग्रास लैंड ऑफ साउथ अमेरिका आर कॉल्ड, ये घास वाली ज़मीनें जो हमारे पास जिसको हम चमनदार कहते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा घास हो, तो साउथ अमेरिका में ऐसी घास वाली ज़मीनों को क्या कहा जाता है? तो ऐसी घास वाली ज़मीन को पम्प्स कहा जाता है। मज़ीद मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, जल्दी जल्दी आपको करेक्ट ऑप्शन बता रहा हूँ। कुशन ट्राइब वाज सेटल्ड इन, कुशान का जो कबीला था, कुशान का कबीला था वो सेटल हुआ था कहाँ पे आया था, कहाँ पे रह रहा था? नॉर्थ वेस्ट चाइना। कुशान ट्राइब कहते हैं कबीले को, ये जो खाना बदोश थे इनका कबीला था तो वो नॉर्थ वेस्ट ऑफ चाइना में रिहाइश पजीर हुआ था, उन्होंने जगह ली थी। हु रोट अ मैगजीन बाय द नेम ऑफ असबाब बगावत हिंद, ये रिसाला असबाब बगावत हिंद किसने लिखा था? तो ये जाहिर सी बात है सर सैयद अहमद ख़ान का बहुत ही मशहूर और मोस्ट रिपीटेड MCQs है। अक्सर औकात हर टेस्ट में ये आया होता है असबाब बगावत हिंद, और खुतबा अल-आबाद अल्लामा इकबाल ने जो 1930 को दिया था ये हर में आता है तकरीबन। नेक्स्ट पे कहते हैं 24 क्वेश्चन है कि इफ़, हमारे पास थोड़ा सा ऊपर, हाँ और थोड़ा मजीद ऊपर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, इफ़ A/B इज इक्वल टू 3/5, यानी A 3 है, B जो है वो 5 है। अब अगर वो कहता है कि इफ़ A/B इज इक्वल टू 3/5 एंड B/C इज इक्वल टू 1/2 देन A/B/C इज़, यहाँ पे हमने मीन प्रोपोर्शन निकालनी है इनकी, और इसका करेक्ट ऑप्शन है, सवाल थोड़ा सा लंबा सा है, बहरहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि करेक्ट ऑप्शन जो इसका था वो 3/5/10 था। A/B/C तो 3/5/10 था इनका। नेक्स्ट पे चलते हैं, एवरेज अगर आप लोग निकाल लेंगे, क्वेश्चन डी को सिलेक्ट करके 20 नंबर 5 कहते हैं द एवरेज ऑफ 5 मल्टीपल्स ऑफ 11,
11 के 5 पहले मल्टीपल्स जो है, मल्टीपल्स का मतलब है 11 1 ज़ार 11, 11 2 ज़ार 22, 11 3 ज़ार 33, 11 4 ज़ार 44 एंड 11 5 ज़ार 55। यहाँ तक इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनको जमा करेंगे। एवरेज कैसे निकाली जाती है? टोटल नंबर गिन लेने हैं, उनको कर लेना है सम। उनका जो मतलब 11 जमा 22 मतलब 11 जमा 11 22 आ रहा है, तो टोटल मेरे पास 2 नंबर हैं और उनका 22 है। इसकी मैं अगर एवरेज निकालूं तो इसकी एवरेज आएगी 2 एकम 2 11 2 22, इसकी एवरेज आएगी 11। इसी तरह इन तमाम मल्टीपल्स को आपने जमा कर लेना है और टोटल कितने हैं? 5 हैं। तो जितना आंसर आ रहा है उसको 5 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास 33 आएगा। 5 पहले 5 मल्टीपल्स का मतलब ये है कि 11 को 5 वाला टेबल तक ले जाएं। 5 1 ज़ार 5 सॉरी 11 1 ज़ार 11, 11 2 ज़ार 22, इस तरह ले जाना है, फिर उनको जमा करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पेयर ऑफ को प्राइम्स नंबर? आपने सर्च कर लेना है कि को प्राइम नंबर कौन से होते हैं। एक तो होते हैं प्राइम तो होते हैं जिनके ऊपर खुद का टेबल जाता है या वन का टेबल, बाकी मजीद और टेबल नहीं जाते। को प्राइम भी आपने सर्च कर लेना है। प्राइम और को प्राइम एक दूसरे से रिलेटेड है। तो मैं मजीद वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाती है, फिर टाइम भी ज़्यादा होता है, आप लोगों के पास ज़ाहिर सी बात है शॉर्ट होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका है 1825। ठीक है, को प्राइम यानी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पास्ट पेपर अपलोड का मतलब यही होता है कि आप लोग टॉपिक्स को टच कर लें, आपको पता चले कि किस किस्म का पेपर है, कौन कौन से टॉपिक है। ह्यूमन ब्रेन इज इनक्लोज्ड इन द बोनी केस। ये जो ह्यूमन ब्रेन है जिसको क्या कहते हैं कि बोन, जिसको हम स्कल कहते हैं, यानी खोपड़ी में, खोपड़ी के अंदर जो चीज़ें होती हैं बहुत सारे मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, तो उसके अंदर जो है कॉर्नियम के अंदर ये बंद होता है। इंसानी दिमाग खोपड़ी के अंदर स्कल तो होता है, अगर इधर स्कल होता तो पूरी की पूरी खोपड़ी होती, लेकिन कॉर्नियम इनके हिस्से दिए गए हैं तो आपने लिखना है कॉर्नियम। नेक्स्ट पे चलते हैं अपने 28 की तरफ। सवाल नंबर 28, न्यूरॉन्स ट्रांसमिटेड द मैसेज इन द फॉर्म ऑफ। किस फॉर्म में न्यूरॉन जो है वो मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं? तो वो ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स में। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स में। क्योंकि मैकेनिकल वेव्स तो वो होती हैं जिनको ट्रांसफ़र के लिए एक मीडियम चाहिए होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये जो होती हैं इनको ट्रांसफ़र के लिए मीडियम नहीं चाहिए होता। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स हैं जिनको क्या करते हैं कि न्यूरॉन ट्रांसमिट करता है। वी बॉट अ हाउस, हमने एक घर खरीदा, विच इज़ वेरी ओल्ड, जो बहुत पुराना है। हमने एक घर खरीदा जो क्या है? पुराना है। ये क्या कर रहा है? रिलेट कर रहा है, एक दूसरे को मिला रहा है, एक दूसरे का रिश्ता बता रहा है। देखें, वी बॉट, हमने हाउस खरीदा, विच इज़ वेरी ओल्ड, जो कि क्या है? हाउस के साथ पुराने का रिश्ता है, तो इसको कहते हैं रिलेटिव क्लास। द वर्ड एम्बैरेस इज एंटोनियम टू। एम्बैरेस का मतलब होता है कबूल करना, एंटोनियम का मतलब है उलट। तो सस्पेक्ट, शकूक व शुबात, हार्म नुकसान को कहते हैं रिजेक्ट, इनकार करना। एम्बैरेस कबूल करना, रिजेक्ट का मतलब होता है इनकार करना, एंटोनियम हो जाएगा। इट डैश, इट इज़ 20 years सिंस ही प्लेड फुटबॉल, उसको 20 साल गुजर गए वो उसने क्या की थी? फुटबॉल खेली। ठीक है, विल भी नहीं आता, हॉन्डेबल, वर, हैज़ बीन। तो इट हैज़ बीन 20 years सिंस ही प्लेड अ फुटबॉल, उसको 20 साल हुए हैं कि उसने क्या खेली थी? फुटबॉल खेली थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। द वर्ड डेस्टिनेशंस मीन, डेस्टिनेशन मीन्स, डेस्टिनेशंस का मतलब है डिग्री, डिफरेंस, डिफ्यूजन या डिसएग्रीमेंट। इसका मतलब है डिफरेंस, मुख्तलिफ, डिफ्यूजन मुख्तलिफ चीज़ों का आपस में मिलना, डिसएग्रीमेंट कहते हैं इनकार करना, किसी से राज़ी ना होना। तो इन डेस्टिनेशन का मतलब यही था, डिफरेंस। वी फाउंड इट अंडर अ ब्लैंकेट ऑफ सैंड, वी फाउंड इट अंडर द ब्लैंकेट ऑफ सैंड, हमने उसको रेत के कंबल के नीचे पाया। देखें, ये जब क्या चीज़ है, देखें इन दो चीज़ों का कोई आपस में जोड़ नहीं है, तो इसलिए इसको कहते हैं मेटाफॉर। यानी जब किसी दो चीज़ें आपस में मिलती जुलती ना हो, उनको मिला दिया जाए तो मेटाफॉर। रिदम कहते हैं एक जैसी आवाज़ वाले, प्रोनाउंसिएशन होते हैं, आपने ये सर्च कर लेना है। कदाबी के मानी क्या है? तुम पाओ, बिखरो, बस फेंक दो, या क्या आदत या तरीका।
तो इसका मतलब था आदत या तरीका। ये जो है ये क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन जो लिया गया है इस्लामियात की बुक 9th क्लास और 10th क्लास की मिक्स है, जाहिर सी बात है, तो उसी से लिया गया। पड़ोसी के लिए लफ्ज़ ज़बान कौन सा अरबी ज़बान में कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? पड़ोसी के लिए जार इस्तेमाल होता है। ABCD ऑप्शन मिसिंग थे, नहीं मिले मुझे। बहरहाल पड़ोसी के लिए जो अरबी ज़बान में कौन सा होता है तो वो हमारे पास जार है। नेक्स्ट कहता है ग़ज़वा बदर जाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अलावा कौन से सहाबी शरीक थे? कहते हैं कि जब ग़ज़वा बदर में जा रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक तो हज़रत अली थे और साथ में कौन से सहाबी थे? तो हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे सवारी में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सवारी थी उसमें 3 बंदे थे, हज़रत अबू दरदा, हज़रत अली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी आपके पास उलट क्वेश्चन भी आ सकता है कि ग़ज़वा बदर जाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी में हज़रत अबू दरदा के अलावा और कौन से सहाबी शरीक थे? तो आप कह सकते हैं हज़रत अली थे। 1 इज़ डैश नंबर। अब 1 क्या है? प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, प्राइम एज वेल एज कंपोजिट, या फिर नेदर प्राइम नार कंपोजिट। 1 को अक्सर लोग प्राइम भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे नेदर प्राइम और नार कंपोजिट ठीक था। ताजिर की जमा है तजार। आम सिंपल सा वर्ड है, उर्दू का एक वर्ड है ताजिर, जिसकी जमा लिखनी थी तजार। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी तैयारी हो सदका जारिया समझ के। 39 कहता है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेग्स डू इंसेक्ट हैव। इंसेक्ट कीड़े मकोड़े जो होते हैं अक्सर उनकी टांगें 6 होती हैं, लेकिन यहाँ पे पेयर्स की बात कर रहा है। पेयर्स मतलब दो तो दो मिलाएं तो उनके 3 पेयर्स होंगे और 3 दूने 6 होता है। तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है, तो 3 लिखना है। न्यूरॉन दैट टेक इम्पल्स अवे फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर्स आर कॉल्ड। वो न्यूरॉन जो इम्पल्स यानी वो जो मैसेज दिया गया था वो उठा के नर्वस सिस्टम से इफेक्टर तक ले जाता है, तो उस इम्पल्स को कहते हैं मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, असल में पहले जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं वो मैसेज को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और पहुंचाते हैं। एसोसिएटिव न्यूरॉन जो होते हैं वो सेंसरी और मोटर को आपस में मिला रहे होते हैं। मोटर का काम ये होता है कि नर्वस सिस्टम से पैगाम लिया और इफेक्टर तक पहुंचा दिया, जिसने इफेक्ट करना है, जिसने असरअंदाज होना है। In which kind of asexual reproduction branches of plant are buried in the soil for growing a new plant? वो कौन सा asexual reproduction है जिसमें पौधों की जो ब्रांचेस हैं उनको ज़मीन में सॉइल में दबा दिया जाता है ताकि उनमें नया पौधा निकले आए। जैसे कि हमारे पास गन्ना हो गया, गन्ने को देके काटते हैं, फिर उसको ज़मीन के अंदर दबाते हैं, पानी लगाते हैं, खाद वगैरह डालते हैं और वो निकल आते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं लेयरिंग। आपने याद रखना है गन्ने का जो काम है वो लगाने का वो लेयरिंग। कटिंग का यही होता है, जैसे गुलाब का फूल हमने कट किया, कलम लगाई। ग्राफ्टिंग जो होता है ये भी कलम की तरह होता है लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। और रेड्यूनर तो होता है कोम्पलें जो निकलती हैं। व्हेन क्लाउड पास ऑन थ्रू कोल्डर रीजन, जब जो बादल होते हैं ये ठंडे इलाके की तरफ पहुंचते हैं, ठंडे इलाके से गुजरते हैं, दे टर्न इनटू रेन और स्नो, वो या स्नो में तब्दील हो जाते हैं या बारिश में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? अब जाहिर सी बात है बादल हैं जा रहे हैं, अगर वो ठंडे होंगे तो कंडेंस्ड होंगे तो बारिश होगी है या फिर स्नो होगी, तो इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। 43 क्वेश्चन कहता है कि थोड़ा सा नीचे चला गया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट इज आल्सो कॉल्ड, एसेक्सुअल प्रोडक्शन जो प्लांट में है उसको वेजिटेटिव भी कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी कहते हैं। ए और बी दोनों कहते हैं। ये दोनों पार्ट है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दोनों पार्ट है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ए एंड बी बोथ है इसमें। दे शुड शूट द ट्रेटर्स डेड। ठीक है, तो इसको जो करेक्ट पैसिव वॉइस थी वो थी द ट्रेटर्स, सी वाली थी। अगर देख लें बाकी आप पढ़ लेना, द ट्रेटर्स शुड बी शॉट डेड। ठीक है, ट्रेटर्स शुड बी शॉट डेड। ट्रेटर्स कहते हैं बागी को। I who dash being held responsible for the whole episode am the chairman of this company. I who is being इस आता था, who is being held responsible, जिसको responsible समझा गया
फॉर द होल एपिसोड, तमाम की तमाम किस्से के लिए, तमाम की तमाम कहानी के लिए, द चेयरमैन ऑफ दिस कंपनी, चेयरमैन ऑफ कंपनी की तरफ से। तो आई हु इज बीइंग आता है यहाँ, इसके साथ इज आता था। एम विल आर, अब आर को देख लेना, आर जो है ये क्या कहते हैं कि जमा के लिए यूज होता है, वी दे इन चीज़ों के लिए। एम जो है वो आई के साथ इस्तेमाल होता है। पीछे बचा था विल और इज, तो आई था, जाहिर सी बात है, तो हु विल हो जाता, तो फिर आई का बात खत्म हो जाती है ना, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो यूज होता था वो इज ई आता है। विल अगर इस्तेमाल करें तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में फिर उसने कहा कि मैं बता तो दिया, फिर क्वेश्चन कैसे करेगा। साउंड वेव्स आर कलेक्टेड बाय द पिना, ठीक है, साउंड वेव जो बाहर से साउंड वेव आ रही होती हैं, तो उनको रिसीव कौन करता है, उनको रिसीव करने वाला जो इंसानी कानों का पार्ट है वो है पिना। एयर कैनाल, एयर ड्रम, कोकीला नहीं है, बल्कि हमारे पास जो है पिना है, पिना, PINNA। नेक्स्ट पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47 है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, ये तमाम चीज़ें अगर मिल जाएं, कौन कौन सी चीज़ें, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं ताकि इसके ऑप्शन नज़र आ रहे हैं नज़र आ जाएं थोड़ा सा, जी बस ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, वाटर, क्लोरोफिल, तो इससे क्या चीज़ मिलती है हमें, ग्लूकोज और वाटर नहीं, वाटर और ऑक्सीजन ये भी मिलती है। ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन, ये किस चीज़ की बात हो रही है, फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है। इसमें तीनों चीज़ें मिलती हैं, ग्लूकोज भी मिलता है, वाटर भी मिलता है, ऑक्सीजन भी मिलती है। चेस्ट कैविटी इज सेपरेटेड फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी से जो चेस्ट कैविटी है हमारा जो जुदा की गई है वो किससे, वो डायाफ्राम जो है, ये एक मेन बाउंड्री है जो क्या करता है, चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करता है। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। द लिटिल कॉय, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। द लिटिल कॉय ब्राइड वाज एडमियर्ड बाय एवरीवन, ये लिटिल कॉय, COY, कॉय कहते हैं शर्मीला, खूबसूरत सा, जो नाजुक सा, जैसे बच्चे शर्माते हैं, या जैसे हम किसी नई जगह पे चले जाएं और वहाँ पे शर्माते हैं, तो कॉय का मतलब होता है शर्माना। तो यहाँ पे नीचे वो कहता है चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, अंडरलाइन वर्ड कॉय है, तो इसका मतलब ब्यूटीफुल, खूबसूरत, शाई, शर्माना, तो बी ऑप्शन ठीक था, शाय मनी शर्माना। यू शुड रिवाइज योर लेसन, मेरे ख्याल में आपको अपना जो लेसन है, आपका जो सबक है, उसको एक दफ़ा दोबारा पढ़ लेना चाहिए, मेरा ख्याल है। आप देखें ना, यू शुड रिवाइज योर लेसन, ये ना तो हुक्म है, ना तो कोई इजाज़त है, ना ऑब्लिगेशन है, ये जस्ट एक नसीहत की जाती है। वो बंदा, मतलब आप इम्तिहान के लिए जा रहे हैं, तो मैं आपको कहता हूँ यार, मैं तो कहता हूँ कि आप ऐसा करें कि एक दफ़ा दोबारा पढ़ लें। अब ये एडवाइस है, आप पढ़ें या ना पढ़ें, ना परमिशन है, इजाज़त तो नहीं दे रहा, पॉसिबिलिटी भी है, ठीक है। तो ये जो थी ये एक एडवाइस है कि आप पढ़ें या ना पढ़ें, आपकी मर्ज़ी है। बहरहाल नसीहत अच्छी है कि आप अपने लाइसन को क्या कर लें, अपने सबक को देख लें, आप अपने सबक को दोबारा पढ़ लें, अपने सबक को दोबारा याद कर लें। 51 पे कहता है डू नॉट स्टॉप, मत रुको, विच टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज़, इम्पेरेटिव, ठीक है। वो कहता है कि इंटरोगेटिव तो नहीं है, इंटरोगेटिव में पूछा जाता है, नेगेटिव में नॉट इस्तेमाल होता है, ऑप्टेटिव में जो है वो भी नहीं हो सकता। तो मेरे पास ये कौन सा सेंटेंस है, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। आगे नेक्स्ट कहता है 52 पे कि हमारे पास 52 हाँ ये नेगेटिव, उसके बाद 52 पे आ जाते हैं। हिज बिगेस्ट फियर इज ड्राइविंग ऑन मेन रोड, उसका सबसे बड़ा डर जो है, बिगेस्ट फियर, फियर कहते हैं डर को, इज ड्राइविंग ऑन द मेन रोड, उसका सबसे बड़ा डर क्या है कि वो मेन रोड पे क्या कर सकता है, ड्राइविंग नहीं कर सकता, या ड्राइविंग करने से डरता है। इन्फिनेटिव, तो ये कौन सी चीज़ है, अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस इज जॉर्न्ड, ये अंडरलाइन पार्ट क्या है, जॉर्न्ड है। नेक्स्ट नीचे आ जाते हैं। अच्छा, आप लोगों को मैं बताता चलूं कि अगर आप लोगों ने टेस्ट की तैयारी करनी है, साथ साथ पास्ट पेपर भी देखते रहें, इंशाल्लाह एक और भी आएगा, एक तमाम के तमाम जितने भी ईटा के पास्ट पेपर है मैं अपलोड कर दूंगा, और कोशिश करें कि गवर्नमेंट बुक्स जो हैं स्कूलों में उनको फॉलो करें। वी विल गो टू द गेम इवन इफ़ इट इज़ रेन, हम ज़रूर गेम खेलने जाएंगे, हम ज़रूर जाएंगे चाहे बारिश भी हो। तो ये कौन सी है, एडवर्ब क्लास है। वो कहता है हम खेलने जाएंगे जितनी भी बारिश हो, खेलना तो है।
शे बीबी तालिब किसकी मलकियत थी? शे बीबी तालिब एक पहाड़ी का नाम है। जब कुरैश वालों ने मक्का वालों ने कुरैश वालों ने जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके ख़ानदान का जो जिसको हम कहते हैं हुक्का पानी बंद किया था या उनसे ला तल्लुकी का इज़हार किया था, तो बनु हाशिम जो था पूरे का पूरा कबीला, उन्होंने 3 साल शे बीबी तालिब में गुजारे थे और ये इनकी अपनी मलकियत है। शे बीबी तालिब किसकी मलकियत है? बनु हाशिम वालों की। रिद्दीफ़ का मानी है सबसे अकेला सिपाही, तकरार, घुड़सवार के पीछे बैठा हुआ शख्स या वज़न और बैर। वैसे हम कहते हैं काफ़ी और रदीफ़ जो उसमें इस्तेमाल होते हैं, काफ़ी और रदीफ़ शायरी में, लेकिन यहाँ पे मतलब है घोड़े के पीछे जो दूसरा बंदा बैठा होता है उस वही। छिनप कर के मैनी है गुस्सा होकर, शर्मा कर, असूल तोड़ के या सवार होकर। तो शर्मा कर इसका मानी था। वो कौन सा फ़ेल है जब तक फ़ाइल के अलावा कोई और इसम वो कौन सा फ़ेल है जब तक फ़ाइल के अलावा कोई और इसम या सिफ़त उसके साथ मिले ना मिले वो बात को मुकम्मल नहीं करता। ज़ाहिर सी बात है फ़ेल नाक़िस। अब मैं कहूँ कि है, अब आप समझेंगी नहीं कि क्या मतलब है ये फ़ेल नाक़िस हैं सारे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर द कंपाउंड्स विच कंटेन क्लोरीन, फ्लोरीन एंड कार्बन। ये सारी क्लोरोकार्बन, क्लोरीन, क्लोरो, फ्लोरोफ्लोरीन और कार्बन से कार्बन, तो ये तीनों गैसें इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्रैक्स ऑन द रोड किस वजह से होते हैं भाई? टेम्परेचर चेंज हो फिर भी होगा, कंट्रैक्शन हो तब भी होगा, एक्सपेंशन हो तब भी होगा। तो इसमें आता था ऑल ऑफ एबव। सवाल नंबर 60 पे आ जाते हैं। सीड कोड इज कॉल्ड, सीड कोड को हम क्या कहते हैं? उसको हम टेस्टा भी कहते हैं। ठीक है, अभी मैं डायरेक्टली आपको करेक्ट ऑप्शन बता रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट द फंक्शन ऑफ कॉटिलिडन्स। कॉटिलिडन्स का क्या काम है? एक दोनों के दोनों काम कर रहा था। ए वाला कहता है प्रोटेक्ट द बेबी प्लांट, बी जी बिल्कुल, ये कॉटिलेडन जो सीड के बीज के ऊपर वाला जो छिलका होता है, एक तो वो बेबी प्लांट को भी वो करता है प्रोटेक्ट और साथ में उसको खुराक भी देता है। तो इसका बोथ ए एंड बी ठीक है। नेक्स्ट पे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस यूज्ड इन एक्सटिंक्शर। फायर एक्सटिंक्शर जाहिर सी बात है जो आग लग जाती है तो हम वो रेड से ऑक्सीजन सिलेंडर उठाए होते हैं जिससे ऐसे वाइट नुमा फोग निकलती है, तो वो जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो आग को जल्दी बुझाती है। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस कहता है माई व्यूज़ आर डिफरेंट फ्राम योर्स। मेरे जो ख्यालात हैं वो आपके ख्यालात से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं, आपसे डिफरेंट है। शहादत के वक्त हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र कितने साल थी? तो उनकी उम्र 80 साल थी। डैश गज़वा तबूक के सवाल सिवा बाकी तमाम गज़वात में साथ रहे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तमाम 27 के 27 गज़वात में थे, सिर्फ एक गज़वा तबूक में एब्सेंट थे, नहीं थे। ये याद रखना है, 27 गज़वात हुए हैं। गज़वात उनको कहते हैं जिनमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत की हो। वो टोटल 27 हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र में, और हज़रत अली एक में नहीं थे, वो गज़वा तबूक थी। कौन से खलीफा ने मूसा नसीर से नाराज़ होकर उनके मनसब से मौजूल करके कैद कर दिया? तो ये जो खलीफा थे ये सुलेमान थे, वो उनसे नाराज़ हुए मूसा बिन नसीर से और उन्होंने उनको कैद कर दिया। नेक्स्ट पे कहता है शेर शाह सूरी रूल्ड इंडिया फॉर डैश ईयर्स। शेर शाह सूरी ने 5 साल तक हुकूमत की थी। और हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम हु ट्राइड टू रिकाउंसिल द डिफरेंस बिटवीन मुस्लिम एंड हिंदूज। वो कौन सा मुसलमान हुक्मरान हु स्टार्टेड जिहाद अगेंस्ट द न्यू रिलीजन दीन इलाही। दीन इलाही के खिलाफ किसने जिहाद शुरू किया था? तो जो दीन इलाही के खिलाफ जिसने जिहाद किया था वो मुजद्दिद अल-अफ़सानी थे। इस पर कहता है द वेजेस ऑफ सिन और डेथ। ठीक है, वेजेस ऑफ सिन और डेथ ये किस चीज़ की एग्जांपल है? तो ये एडजेक्टिव फ्रेज की एग्जांपल है, एडजेक्टिव फ्रेज। द स्टोरी इज़ द टू फैंटास्टिक टू क्रेडिबल। स्टोरी बहुत ही फैंटास्टिक थी जिस पे यकीन किया जा सकता था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन सी बिलीवेबल, जिसका मतलब होता है ऑप्शन सी प्रेज़वर्दी कहते हैं, नेक वाली, जिसको तारीख़ी भी कह सकते हो, रीडेबल पढ़ने के काबिल, फॉल्स गलत, और सी पर्सन था रीडेबल। द वर्ड फेल्ट लाइक अ डेगर इन माई हार्ट। आपके जो अल्फाज थे वो मेरे दिल में एक क्या कहते हैं औजार की तरह लगे। तो ये क्या है? ये सिमिली है। ठीक है, क्या है? सिमिली। ये जो वर्ड है अंडरलाइन वर्ड है सिमिली है। सारा बिगेन टू स्नीज व्हेन एवर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। 67 कहते हैं कि सारा थोड़ा सा ऊपर चला गया। सारा बिगिन टू स्नीज, सारा हमेशा छींके लेती हैं। व्हेन एवर शी ओपन्स द विंडो टू गेट ब्रीथ इन द एयर, फ्रेश एयर। जब भी उसने विंडो खोली फ्रेश एयर में अपनी सांस लेने के लिए तो उसे छींके आती हैं। तो इसमें पार्ट बी ठीक था, बी जो व्हेन एवर शी ओपन द विंडो।
68 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 कहते हैं फ्रेंड फॉल ऑफ इन डाइवर्सिटी। जो इसका जो फॉल ऑफ का मतलब है वो है टू विथड्रॉ निकल जाना, छोड़ देना। 69 कहते हैं द चेयरमैन गेव अवे प्राइजेस टू द प्राइज विनर। इसको हमने पैसिव वॉइस में तब्दील करना था, तो इसका जो करेक्ट पैसिव वॉइस है प्राइजेस वर गिवन अवे बाय द चेयरमैन टू द प्राइज विनर। ये सी ऑप्शन जो था ये ठीक था। नेक्स्ट पे चलते हैं। लॉग ऑफ 10 अंडर रूट 10 किस चीज़ के बराबर, तो 1/2 था। कैसे 10 की जगह 1 अंडर रूट की जगह 1/2 लगाएंगे। लॉग ऑफ 10 1 के बराबर होता है, 1/2 आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 1 आ जाएगा, तो हमारे पास 1/2 आता है। नेक्स्ट पे चैप्टर हमारे पास 77 a point of intersection of angle bisector of triangle is equal distance from dash with triangle। इसमें जो सही ऑप्शन था वो था बी, साइड्स ऑफ ट्राइंगल के इक्वल डिस्टेंस के बराबर होगा। 78 पे चलते हैं। क्यूबाइड वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन इज ऑलवेज डैश ओरिजिनल फ्रैक्शन। क्यूबाइड की जो वैल्यू की फ्रैक्शन होगी वो हमेशा स्मॉलर होगी ओरिजिनल से, ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है, स्मॉलर। इफ द कॉस्ट प्राइस आर एस 570 एंड सेल प्राइस इज 750, द प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है, तो 31.578% थी। क्यों थी, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने मालूम आसानी से कर सकते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस, ज़रब 100 करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वही प्रॉफिट परसेंटेज होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मज़ीद वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। 80 क्वेश्चन कहता है a + b = 10 एंड 3a + 2b = 40 देन 3a + b हमारे पास विल बी इक्वल टू 50। ये आप आसानी से जमा कर सकते हैं। क्वेश्चन 1 और 2 बना के इन दोनों को जमा करें तो आपके पास 3a + 2b हमारे पास आ जाएगा। x such that x belong to A and x not belong to B, then A represent। ये कहता है कि x such that x belong to A and x not belong to B, तो इसका ऑप्शन C सही था। The term curriculum is derived from the Latin word currere which means करिकुलम का जो वर्ड है वो लातीनी ज़बान currere से निकला हुआ है, जिसका मतलब है टू रन द कोर्स, ठीक है, कोर्स को पढ़ना, बगाना, उसको मुकम्मल करना। ह्यूमन बिहेवियर इज अ रेशनल, दोनों के लिए रेशनल होता है, ठीक होता है। किसके लिए, व्हेन इट कन्फर्म टू द नेचर लॉज और व्हेन इट गवर्न बाय द फिजिकल एंड सोशल लॉज, ए एंड बी बोथ दोनों ठीक थे। पत्थर की मानत सख्त, ये मिसाल है, ये क्या है, ये तशबीह की मिसाल की, पत्थर की तरह, पत्थर दिल हो, ये तशबीह दी जा रही है दिल को किसके साथ, पत्थर के साथ, तो ये तशबीह था। 91 कहता है शिमला कॉन्फ्रेंस ऑफ 1945 फेल हो गई थी ड्यू टू, किसकी वजह से, क्योंकि क़ायद आज़म चाहता था कि मुसलमानों की तमाम जितनी भी सीटें हैं वो मुस्लिम लीग को दी जाएं, इस वजह से शिमला कॉन्फ्रेंस वो उनको देने के तैयार नहीं थी, तो फेल हो गई। फाइंड 2 डिजिट नंबर हुज सम इज़ 45 एंड हुज HCF इज़ 3। वो 2 डिजिट बताएं जिनको सम करें तो 45 है, HCF 3 है, तो 21-24 से। कंजुगेट ऑफ 3 माइनस √5 इज़, कंजुगेट हमेशा इमेजनरी नंबर को उलट कर देते होते हैं, प्लस हो तो माइनस हो तो प्लस, तो -3 + √5। सेट ऑफ ऑल नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q एंड p हमेशा इंटीजर होंगे और q नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये आप पढ़ते रहते हैं रेशनल नंबर की डेफिनेशन में, 9th क्लास की बुक है उसमें भी पहले पढ़ा हुआ रेशनल नंबर की डेफिनेशन के साथ। p by q इज द रेशनल नंबर वेयर q नॉट इक्वल टू 0। रमूज का मतलब है गैर हाजिर चीज़, इशारात या पूछी हुई या तमाम, तो इसका मतलब था इशारा। कवायद की रूह से कलाम ऐसे अल्फाज तरकीब लाना हो जो किसी कुरानी हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाक़या, दस्तान या किसी इल्म फ़न इस्लाह की तरफ इशारा करते हैं, वो कहलाते हैं तलमिया, ठीक है। ऐसे कवायद की रूह से वो कलाम जो हदीस, कुरानी आयात या ऐसे वाक़यात से रिलेटेड हो तो उसको हम कहते हैं तलमिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल दैट कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल इज कॉल्ड न्यूक्लियस। वो तमाम सेल की एक्टिविटीज न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा भी यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर वो होते हैं जो एक सेल से बने हो। पैरामीशियम भी है, योगिना भी है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर n एंड 1 इज लेस देन इक्वल टू x एंड x इज लेस देन इक्वल टू 4। तो x जो है वो 1 से बराबर भी है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 4 से छोटा है, तो इसके दरमियान कितने वर्ड आ रहे हैं, 1, 2 और 3, ये अल्फाज आ रहे हैं 1, 2, 3, तो करेक्ट ऑप्शन ए था 1, 2, 3। फाइंड थीटा व्हेन L इज इक्वल टू 30 cm और
एंड r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास था 5 रेडियन आता था। 6 5 30, इसको हम डिवाइड करेंगे तो 6 रेडियन आ रहे थे। कितने रेडियन आ रहे थे? 5 रेडियंस आ रहे थे। 6 5 30 5 रेडियंस। Instructional communication theory suggests that dash can impact how instructor communicate with student, how student interact with one another। ये जो कौन सी थ्योरी है जो ये बताती है कि इंस्ट्रक्टर कैसे स्टूडेंट्स के साथ बात कर रहा है, फिर स्टूडेंट एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करे। जाहिर सी बात है जो हमारे पास हम टीचर जैसे ही बात करते हैं तो बच्चे वैसे ही बिहेव करेंगे एक दूसरे के साथ। तो इसका था सिटिंग अरेंजमेंट करेक्शन सी। चूज द करेक्ट सेंटेंसेस। करेक्ट सेंटेंस था इट इज़ अ बैड हैबिट टू टेल लाइज, झूठ बोलना बुरी बात है। इसका था बैड हैबिट्स। नेक्स्ट पे आ जाते हैं पे 99 पे। The word Betlero Glacier in Karakoram range is about 62 किलोमीटर लॉन्ग। बल्तारो ग्लेशियर जो है वो 62 किलोमीटर लॉन्ग है। कहाँ पाया जाता है? कराकोरम रेंज में। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1923 to 1934 मुस्लिम लीग वाज डिवाइडेड इनटू 2 फ्रैक्शन। 1923 से 1934 के सालों में जो है मुस्लिम लीग 2 हिस्सों में डिवाइड रही है। वर्ड कंसाइज मीन का मतलब है ब्रीफ। कंसाइज कहते हैं ब्रीफ, तफसील वाला। स्ट्रॉन्ग मजबूत, सॉलिड ठोस, स्मॉल छोटा, तो इसका मतलब था ब्रीफ। जैक सेड, जैस ने कहा कैन आई गो एंड ड्राइव, फादर अपने अब्बू से पूछ रहा है क्या मैं जाऊं और ड्राइव करूं, गाड़ी चला लूं। तो ये जो था जैक इजाजत ले रहा है, क्वेश्चन कर रहा है। तो जैक आस्क्ड हिज फादर ही कुड गो एंड ड्राइव। ये था PST पेशावर रीजन का पेपर